क्या हमें एक ही मैटर के डिफरेंट स्टेट देखने को मिलते हैं? जैसे कि एग्जांपल में वाटर, अगर हम वाटर को देखें तो जो वाटर नॉर्मल वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि हम उसे फ्रीज करें तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अगर हम उसे हीट करें, हीटिंग करने पर वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि हम एक ही मैटर के स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मैटर के स्टेट्स होते हैं वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, हाउ मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। तो ये हमारे मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का पार्ट सेकंड है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम कैसे किसी भी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं, और कैसे इवापोरेशन होता है, और इवापोरेशन क्या होता है, और कैसे इवापोरेशन को इफेक्ट किया जा सकता है। तो हम जान लेते हैं कि कैसे एक मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं वाटर, जो कि एक नॉर्मल एग्जाम्पल है जिसे हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक बीकर में वाटर ले लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हमें इस वाटर को वेपर के फॉर्म में चेंज करना है तो हमें इसे हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, ये हम लोग जानते हैं। अगर हम यहाँ पर इसे हीट करें, यहाँ पर इसे, तो होगा क्या? हीट करने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है। हम लोग जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मोशन ज्यादा होता है। जो मॉलिक्यूल है उस मैटर का, वो तेजी से मूव करना शुरू कर देता है। तो टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये जो पार्टिकल्स है ये तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। और हम लोग जानते हैं कि दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहता है, और हम जब इसको टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, जब काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके, तो ये लोग क्या करेंगे, उस सरफेस को लीव करेंगे और वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये तेजी से वाइब्रेट करना शुरू होंगे, एंड इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि इतना ज्यादा मोशन कर सकते हैं कि वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके, और यहाँ पर ये वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें वाटर यानी लिक्विड को वेपर यानी कि गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो यहाँ पे मूवमेंट हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया, और ये वेपर में चेंज हो गया। और एक और फैक्टर होता है जो कि हमारी स्टेट ऑफ मैटर को इफेक्ट करता है, जो कि है प्रेशर। जब भी हमें लिक्विड को लिक्विड को गैसियस फॉर्म में चेंज करना होता है तो हमें प्रेशर कम करना होता है। अगर हमारा प्रेशर कम रहेगा तो हम लोग लिक्विड को आसानी से हम लोग गैसियस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इसको चेंज करने के लिए प्रेशर कम चाहिए, आपको ध्यान रखना है। कई बार इस पे एमसीक्यू बनता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से कोई एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है। तो ये हो गया हमारा वेपराइजेशन वाला प्रोसेस, ही कैसे वेपर में चेंज होता है। अगर हम इसी एग्जांपल को लें फ्रीजिंग के लिए, अगर यही हम एग्जांपल ले लें, बीकर में वाटर है, ये बीकर में वाटर है। अब हम इसको फ्रीज करें यानी कि इसका टेम्परेचर क्या करें, टेम्परेचर डिक्रीज करें। टेम्परेचर डिक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। ये हमें रिलेशन पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। एंड काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज हुआ, अगर पार्टिकल पहले तेजी से वाइब्रेट कर रहा था, अगर वो बहुत स्लो वाइब्रेट करेगा तो वहाँ मूवमेंट कम होगा। और यहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जब पार्टिकल्स मूवमेंट कम करेंगे तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहेगा। एंड जब इस पे प्रेशर हम लोग और ज्यादा करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स हैं दूर दूर हैं ये एक दूसरे के एकदम क्लोज आ जाएंगे, एकदम पास पास आ जाएंगे।
जब ये लोग पास पास आ जाएंगे तो ये आ जाएंगे सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं। अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा और आपका उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे जब पार्टिकल पास पास में आ जा रहे हैं तो हमारा जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आइस में कन्वर्ट होने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए। टेम्परेचर कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। काइनेटिक एनर्जी कम हुआ और हम लोगों ने प्रेशर को बढ़ा दिया। प्रेशर को बढ़ा दिया तो हमारा जो वाटर था वो आइस के फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि बेसिकली कैसे इंटर कन्वर्जन होता है स्टेट ऑफ मैटर का, कैसे एक मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है। अब हमें कुछ फैक्टर्स पढ़ने हैं, जैसे कि वेपराइजेशन क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब हमको पढ़ना है। अब हमको जानना है कि मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। तो मेल्टिंग एक प्रोसेस है, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल में देखा, एक प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड स्टेट से कोई मैटर अपने लिक्विड स्टेट में चला जाता है तो उसे हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। नॉर्मली एग्जांपल ले लेते हैं, आइस जो है वो मेल्ट करता है तो वाटर बनाता है। आइस क्या है, सॉलिड है, मेल्ट करने के बाद क्या वाटर जो है वो लिक्विड है। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। ये हमारा बेसिक डिफिनीशन ऑफ मेल्टिंग। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे जो सॉलिड है वो मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए वो उस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे ला दें तो वो आइस क्या होगा, मेल्ट करना शुरू कर जाएगा। तो ये हमारा आइस का वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं क्योंकि आइस मेल्ट करता है। एंड अगर हम बात करें एक रिलेशन जो कि हमारे सेल्सियस और केल्विन के बीच में है, दोनों टेम्परेचर को ही मेजर करते हैं, लेकिन जो हमारा केल्विन है वो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। तो जो हमारा केल्विन होता है इज इक्वल टू 273 प्लस जितना भी डिग्री सेल्सियस होगा। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हम लोग इसे 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में निकालें तो केल्विन में इसका वैल्यू आएगा 273 प्लस 0, इसका मतलब 273 केल्विन आएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन में तो 273 वैल्यू होता है केल्विन का। ये रिलेशन आपको याद रखना है। और यही अगर से हमको केल्विन दिया है और डिग्री सेल्सियस निकालना हो तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन माइनस 273। अगर हमें सेल्सियस निकालना, सेल्सियस में टेम्परेचर निकालना, तो हम केल्विन वाले टेम्परेचर में से 273 माइनस कर देंगे, जितना भी हमारा वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारा डिग्री सेल्सियस में। तो ये दोनों रिलेशन हो गया केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम लोग इसे एसआई सिस्टम में लिखें, एसआई सिस्टम में लिखें तो ये आ जाएगा 273 केल्विन। ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर है केल्विन में। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि सेल्सियस में और केल्विन में क्या रिलेशन होता है। कई बार इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि इसको कन्वर्ट करिए, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करिए, फिर केल्विन को सेल्सियस में। तो ये हो गया हमारा मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब बात कर लेते हैं बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। आपको ये चार्ट अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें बताया गया है कि सॉलिड को जब लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसे फ्यूजन कहते हैं। लिक्विड को जब सॉलिड में चेंज करते हैं तो उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। एंड जो टर्म फ्यूजन यहाँ पर गिवन है हम उसे नॉर्मली मेल्टिंग कह देते हैं। और यहाँ पर जो सॉलिडिफिकेशन कहा गया है हम उसको नॉर्मली फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीजिंग। एंड अगर हम लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो उसे बोलते हैं वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। एंड अगर हम गैस को डायरेक्टली लिक्विड में चेंज कर देते हैं तो हम उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। एंड अगर हम सॉलिड को गैस में चेंज कर रहे हैं, सॉलिड को गैस में चेंज करेंगे तो बोलेंगे सब्लिमेशन। और
हमें तो लगता है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होने के बाद गैस में चेंज होता है, लेकिन हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में भी चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। एंड अगर हम गैस को डायरेक्टली सॉलिड में चेंज कर दें तो उसे बोलते हैं डिपोजिशन। तो ये पूरा आपको चार्ट याद रहना चाहिए। और इस चार्ट में से आपको कई बार क्वेश्चन भी आता है कि किस चीज के कन्वर्जन को ये कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज कंडेंसेशन, तो आप लोग कह सकते हैं द कन्वर्जन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ मैटर इनटू इट्स इन इट्स लिक्विड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। तो अगर हम किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल को लिक्विड मॉलिक्यूल में चेंज कर रहे हैं तो वो प्रोसेस जो होगा वो होगा कंडेंसेशन का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इवापोरेशन क्या होता है। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है इवापोरेशन। आपको इवापोरेशन और वेपराइजेशन दोनों एक ही चीजें लगती होंगी, लेकिन इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जो वेपराइजेशन होता है उसमें भी लिक्विड ही गैस में चेंज होता है। एंड अगर हम बात करें इवापोरेशन की तो इसमें भी लिक्विड को हम लोग गैस में ही चेंज करते हैं। दोनों ही प्रोसेस में जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें वेपराइजेशन, तो वेपराइजेशन में कोई भी लिक्विड गैस में तब चेंज होता है जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को टच कर जाता है उसके बाद। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम वाटर को बॉईल कर दें, उसे उबाल दें, उसके बाद जब हमारा लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होगा तो वहां पर वेपराइजेशन का प्रोसेस होगा। लेकिन अगर हम वाटर को कहीं गिरा देते हैं या किसी बीकर में लोग बाहर धूप में रख देते हैं, तो बाहर धूप का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो इतना नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं टच कर रहा है, लेकिन वाटर क्या है फिर भी इवापोरेट हो रहा है। वहां वेपराइज का वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां वाटर इवापोरेट हो रहा है। गैस में चेंज तो हो रहा है लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। तो इवापोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड है वो गैस में चेंज तो होता है लेकिन अपनी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप डिफिनेशन देख सकते हैं, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवापोरेशन। इवापोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट नहीं टच होता है, जबकि वेपराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट टच होता है। और अगर हम बात करें इवापोरेशन का, इवापोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेनन है। सरफेस फिनोमेनन मतलब जैसे कि ये हमारा हो गया कोई भी बीकर में वाटर, तो बीकर में वाटर है। जब यहाँ पर अगर हमें सनलाइट है सनलाइट है तो कुछ टेम्परेचर मान लेते हैं जैसे कि 38 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ये तो हमारे 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत ही कम है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पर क्या हमारा जो वाटर है वो गैस में नहीं चेंज हो रहा है, चेंज होता है। अगर हम बात करें जब हमारा सन अपना रेडिएशन फैलाएगा तो इस सरफेस पे भी आएगा रेडिएशन, सरफेस पे रेडिएशन आएगा तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन जो नीचे वाले हैं उनका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो सरफेस पे नहीं है, वो नीचे है। तो उनका टेम्परेचर बढ़ा तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ये लोग तेजी तेजी वाइब्रेट करने लगे। जब तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे तो उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि वो फोर्स को ओवरकम कर सके और ये जो ऊपर के मॉलिक्यूल है, ऊपर के जो मॉलिक्यूल है वो चले जाएंगे एटमॉस्फेयर में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इवापोरेशन है वो एक सरफेस फेनामेनन है, ये एक सरफेस फेनामेनन है, सरफेस फेनामेनन, ये एक सरफेस फेनामेनन है। इसमें जो गैसियस चेंज हो रहा है, यहाँ पर जो लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है वो केवल सरफेस पे होगा, पूरे बल्क से नहीं होगा। जबकि जो वेपराइजेशन होता है उसमें पूरे बल्क से चेंज होता है गैस में। अगर आप पानी को उबालेंगे तो आप देखेंगे वो बार बार एज अ वहाँ बबल की तरह पूरा पानी ऊपर नीचे से ऊपर आता रहता है और वो गैस में चेंज होता रहता है। लेकिन आप देखिए इवेपोरेशन में तो कुछ ऐसा नहीं होता है, वो सरफेस से ही होता है। अब हमें जान लेना है कि क्या क्या फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जितना ही ज्यादा होगा उतना टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा ही होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा ही होगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ा टेम्परेचर बढ़ा तो इवापोरेशन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा।
टेम्परेचर बढ़ने पर इवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, इवापोरेशन तेजी से होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम बात करें एक ऐसे दिन जिस दिन बहुत तेजी से हवा चल रही हो और हम लोगों ने क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए कहीं टांग रखा हो, कपड़े को सुखाने के लिए हम लोगों ने उसे कहीं टांग रखा है और हवा खूब तेजी से चल रही है, तो उस दिन कपड़े सूखेंगे बहुत तेजी से, या फिर जिस दिन नॉर्मल हमारा हवा है उस दिन कपड़े जल्दी सूखेंगे, या जिस दिन हवा तेज चल रही है। तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि जिस दिन हवा तेज चलती है उस दिन इवापोरेशन ज्यादा होता है। इवापोरेशन ज्यादा क्यों होगा? जो इवापोरेशन होने के बाद जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ ऊपर ही प्रेजेंट होंगे, उनको कोई डिस्प्लेस नहीं करेगा। अगर हवा तेज चल रही है तो उनको हटा ले जाएगी, तो नीचे से नए मॉलिक्यूल आएंगे, फिर उनको भी हटाएगी, तो तेजी से इवापोरेशन होगा। तो विंड स्पीड अगर बढ़ गई तो हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन होगा वो बढ़ जाएगा। आपको ये देखना है, अगर हमारा विंड स्पीड बढ़ा तो इवापोरेशन बढ़ेगा। फैक्टर्स हो गए जो कि इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं। बात कर लेते हैं तीसरे फैक्टर की। अगर हमारा ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी अगर बढ़ा, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में जितना अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेयर में पहले से बहुत ज्यादा पानी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो क्या वो और पानी को लेंगे? नहीं, वो लोग सोचेंगे कि हम कितना से कितना कम पानी लें। तो जितना अगर हमारा ह्यूमिडिटी बढ़ गया तो हमारा जो इवापोरेशन का रेट है वो क्या होगा? घट जाएगा। तो ये कुछ चीजें हो गई, जो फैक्टर्स हो गए जो हमारे इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं। इस पे से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया गया तो इवापोरेशन क्या होगा, विंड स्पीड बढ़ाएगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये फैक्टर्स हो गए जो कि हमारे इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं। और इसी के साथ हमारे जो इवापोरेशन वाला टॉपिक है ये भी खत्म हो चुका है, और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ब्रह्मविद्या को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।